चलिए, अब जो लेट आया उसको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सहन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टाइसेस पर 3 चार्जेस रख दिए गए, -q, +q, +q। बोला है हर चार्ज पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, फाइंड आउट करो। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज 2 टाइप के फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा होगा। देखो, 2 चार्जेस की वजह से, अगर मैं इस ए पे रखे हुए चार्ज की बात करूं तो इस पर बी पे रखा हुआ चार्ज भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा और सी पे रखा हुआ भी कुछ लगा रहा होगा। सिमिलरली अगर बी पे रखे हुए की बात करूंगा तो ए पे रखा हुआ चार्ज एंड सी पे रखा हुआ चार्ज ये भी फोर्स लगा रहा है। तो हमको नेट फोर्स ए पर कितना लग रहा है, बी पर कितना लग रहा है, सी पर कितना लग रहा है, वो निकालना है। अब तीनों को निकालने का मेथड एक ही होगा, तो मैं एक मेथड अच्छे से बताऊंगा, बाकी आपको करना रहेगा। तो प्लीज इस स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा। मैं फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था फोर्सेस कैसे लिखे जाते हैं। ये सीबीएसई के नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 होगा मोस्टली, और जीएसईबी का 22 होगा। सो फोकस वहां पर होना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए पे रखे हुए चार्ट से। अब देखो, जो चार्ज पॉइंट ए पर रखा है ये बी पे रखे हुए की वजह से कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव, बिकॉज बोथ आर ऑडिबल। ओके ओके, सो देखो, सबसे पहले ए पर जो फोर्स लग रहा होगा बी की वजह से, क्या आप सब एग्री करते हैं कि वो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा? क्योंकि हमने ये सीखा था कूलम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस ही लगता है। तो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन यही है। तो अब या तो ये चार्ज अट्रैक्ट करके इस तरफ जाएगा या रिपेल करके इस तरफ जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन का फोर्स होता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो रिपल्शन का फोर्स। सिमिलरली यही चार्ज इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अलोंग द लाइन अगर वो बनाने जाओ तो अट्रैक्ट होके कहां जाना पसंद करेगा, ऊपर ही जाएगा चार्ज की तरफ। तो ये 2 फोर्सेस मैंने बताए जो पॉइंट ए पर लग रहे हैं। कोई मुझे हेल्प कर सकता है मैं इनकी नेमिंग कैसे करूं? ये भी सिखाया था मैंने नेम करना। आदित्य, कैन यू हेल्प मी फॉर दिस फोर्स? आदित्य, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, बाकी किसी को आ रहा है? नोप 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 नोप, नॉट ऑडिबल, कांट हियर यू। देखो देखो, कुछ करो। यस द्वारकेश। हाँ सर। तो इसका क्या लिखूं द्वारकेश पे फोर्स का एफ नेम? ए बी। वेरी गुड। क्या सोच के तूने एफ ए बी बोला? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मतलब जिस पर फोर्स लग रहा होता है उसे हम पहले लिखेंगे और जो हाँ लगा रहा होता है उसे बाद में। तो हाँ। वेरी गुड। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी is acting in this direction, and force on A, ड्यू टू सी, एफ ए सी। yes, is acting in this direction। तो हमें ये बताया गया है कि पैरेललोग्राम कहता है कि एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहीं बीच में ही होगा इनका। दिस इज योर नेट फोर्स जो आपको निकालना है। क्या ये समझ में आया सभी को? वेरी गुड। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, वो देखो। टिया, इफ पॉसिबल आपके नाम के आगे अगर आप साउथ भोपाल लिख दो ब्रैकेट में, एसबी मतलब ब्रांच कोड। सबसे पहले लिखिए
फॉर चार्ज ए की बात हो रही है। एफ ए बी का वैल्यू लिखूंगा मैं। एफ ए बी कितना होगा? तो एफ ए बी क्या था? ए और बी के में लगने वाला फोर्स, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा के सी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो एज पर दिस फॉर्मूला केसी की जगह मैंने केसी ही लिखा है, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, तो Q इंटू क्यू हो गया Q स्क्वायर, और डिस्टेंस लेंथ हमने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का L, तो ये हो गया L स्क्वायर। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था, डायरेक्शन ये बी से ए की तरफ लग रहा है, तो पीछे मैंने लिख दिया बी ए कैप, फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, तो बी ए कैप लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? तो चलिए अपनी कॉपी में एफ ए सी के लिए खुद लिखिए। एफ ए सी क्या होगा? एफ ए सी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के सी क्यू इंटू क्यू, वहां पर भी क्यू स्क्वायर। याद रखिएगा माइनस साइन कंसिडर करना है, नहीं करना है, मैग्नीट्यूड ही कंसिडर किया जाता है। तो के सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा ए से सी की तरफ, तो ये हो गया ए सी कैप। अब आप ध्यान से देखो, क्या दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम ही दिखते हैं? के सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो मैंने इसको बोल दिया एफ बी ए कैप, और इसको बोल दिया एफ ए सी कैप। मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, एफ ही लिख देता हूं। क्लियर है सभी को? ऑल राइट, नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पूरा लिखना रहेगा। नेट फोर्स जो ए पर लग रहा है वो क्या होगा? एफ ए बी और एफ ए सी का वेक्टर एडिशन। यही होता है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो एफ ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एफ बी ए कैप प्लस एफ ए सी की जगह क्या लिख सकता हूं? एफ ए सी कैप। कुछ मैं रॉन्ग लिख दूं तो मुझे बता देना, मैं भी गलती कर सकता हूं, मुझे अलाउड है। अब मुझे तो एफ ए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो मैं जानता हूं कि भाई एफ ए का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ विच इज एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। क्या आपको ये पता लग रहा है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो 120 है? जिसको नहीं पता लगा वो देख सकता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? 60। तो पूरा एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 60 में से 180 माइनस करोगे तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 120। अब क्लियर है? टिया आपको पता लगा ये जितना भी मैंने किया अभी तक? पक्का? गुड। तान्या, यूवी, पार्श्व, वीडियो ऑन नहीं कर रहा है तू? सो बेसिकली एफ ए कितना निकल के आया यहां से? तो मैंने वेक्टर की क्लास में करवाया ही था भाई, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, याद हो चुका है सबको? तो इस अंडर रूट में क्या बचने वाला है? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और अगर यहाँ पे cos 120 की जगह -1/2 रखोगे, 2 से 2 उड़ जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस एफ स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। आपका एफ ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया? सिर्फ एफ, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर को बाहर ले लिया, एफ। अब बात आती है डायरेक्शन की। ये वाला जो एफ ए है ये क्या एग्जैक्टली बीसी से पैरेलल है? जो मेरा रिजल्टेंट आया था, दिस रिजल्टेंट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस लाइन बीसी। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? बीसी क्या, कि बीसी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही मेरा रिजल्टेंट लग रहा है।
अच्छा, आपको अगर याद हो, आपकी मेमोरी अच्छी है, तो मैंने ये बताया था कि अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट कर रहा होता है। याद है, वेक्टर की क्लास में बताया था, जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों ही वेक्टर को बाइसेक्ट करेगा अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हुए तो अगर मेरे ये दोनों वेक्टर 120 डिग्री पर है और दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम थे, तो मेरा ये जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के साथ कितना कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो आपको अगर लगता है आपको बीसी कैप नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो 60 डिग्री विथ फोर्स एफ ए बी या 60 डिग्री विथ फोर्स एफ ए सी। डायरेक्शन ही तो है, कैसे भी बताया जा सकता है, आपको सिर्फ गाइड करना है। तो अगर मैंने इस तरीके से बताया है, आप वैसे भी बताओगे तो भी चल जाएगा। किसी को डाउट है? सेम, एग्जैक्टली सेम सी के लिए होगा, सॉरी बी वाले पार्ट के लिए। यस वरुण। सर आपने जो दूसरा मेथड बताया वैसे कैसे लिखेंगे तो? मतलब कैसे लिखेंगे? मतलब आप जो 60 डिग्री वाला बता रहे थे वो समझ में नहीं आया। ये तो पता है ना कि दोनों वेक्टर्स के साथ 60 डिग्री बना रहा होगा। हाँ तो यहाँ पे लिख हाँ देना हाँ एफ डायरेक्शन कि भाई ये एफ ए जो होगा इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एफ ए बी, यहाँ पे 60 डिग्री विद एफ ए बी, तो पता लग गया डायरेक्शन कि भाई एफ ए बी पर अगर अच्छा आप खड़े ऐसे। हो तो 60 डिग्री पे चले जाओ, एफ ए के पास पहुंच जाओ। ओके ओके, ठीक है। चलिए, क्या बाकी के दो पार्ट कर सकते हो जाएंगे? चलिए, मैं ट्राई करने को आप ही को बोलूंगा, दो पार्ट आपको करने रहेंगे। करना कुछ नहीं है, मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूं तो आपको इजी हो जाएगा। भाई अगर बी वाले की बात करूं तो बी वाला चार्ज भी ए की वजह से रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका ये एरो इधर आएगा, और सी वाले की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये एरो उसकी तरफ जाएगा। नेमिंग, ये वाला क्या हो जाएगा, एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये वाला हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बी पर वो बीच में जा रहा होगा, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, एग्जैक्ट सेम स्टेप रिपीट होने वाला है। एंड सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो सी तो दोनों की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके तो दोनों ही एरो नीचे की तरफ ही जाएंगे टूवर्ड्स दी चार्ज। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। यहां पे एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री, तो जहां पे 120 लिखा है मैंने, इस केस में वो हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो, अब तो इजी हो गया। तो अगेन जिस तरीके से मैंने ए के लिए पहले दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड लिखे, वैसे ही आप बी और सी के लिए भी लिखोगे। फिर ये वाली स्टेप कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज, कभी कभी टीचर इस चीज के नंबर काट लेता है, आप इसको एफ पर छोड़ नहीं सकते। एफ का कुछ वैल्यू था जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो वो एफ का वैल्यू फाइनली लिखना है आपको। तो के सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये था मैग्नीट्यूड एंड बी सी कैप। तो फाइनल आंसर आपका एफ ए का ये आएगा। डन सबको? क्लियर? कश्वी आर्य, पार्श्व तान्या यूवी, जयमन। आपके जो एमपीएन ग्रुप्स बनाए गए हैं सबके बन चुके होंगे, ठीक है? तो उसमें आपका कोई ना कोई मेंटर होगा, जो टीचर उसमें ऐड होगा वो आपका मेंटर है। तो उसमें कुछ मैसेजेस आए तो उसका टाइम पे रिप्लाई करिएगा प्लीज। तो जैसे इस क्लास में भी मैंने कुछ एक दो एमपीएन ग्रुप में अभी कुछ को मैसेज भेजे थे, आपके साथ आपका मेंटर 1-to-1 एक मीटिंग करेगा, आपके पेरेंट्स और आपके साथ। कुछ चीजें हैं जो जनरली उसको पूछनी रहेगी। जो पुराने स्टूडेंट है यहाँ पे ऑलरेडी, उनके मेंटर शायद चेंज हो चुके होंगे, जो 11th में होंगे वो शायद तक 12th में ना हो, 80% चांसेस है, 20% सेम हो भी सकते हैं। और जो नया आए उनको भी आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटर। तो प्लीज उसमें रिप्लाई कीजिएगा, देखते रहिए रोज, कुछ आया तो नहीं है, कुछ आया तो नहीं है। बहुत एक्टिव ग्रुप नहीं होगा, ऑलरेडी आपके पास बहुत होंगे एक्टिव, मतलब वो मंथली बेसिस पे एक्टिव रहेगा, पर कभी कोई कुछ आपको इशू आए तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हटा लू, ये सब में पेज सबको क्लियर हो गया है? ठीक है भाई,
मैं मानता हूं किसी को कोई इसके बाद भी प्रॉब्लम आए, कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप भी इसको लिखना सीखो। मैं करवा दूंगा तो कॉपी पेस्ट होगा, इसलिए मैंने एक करवाया है, बाकी दो के लिए मैं चाहता हूँ आप खुद थोड़े एफर्ट्स मारो। अब है क्वेश्चन नंबर 12। ये है सीबीएसई का 12 और मोस्ट प्रोबेबली गुजरात बोर्ड में एग्जाम्पल नंबर 17 हो सकता है, 17 या 18। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम। सब क्वेश्चन रीड करो और देखो कि क्या दिया है क्वेश्चन में। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलता भी रहूंगा, क्योंकि आप जब अगली क्लास में आते हो तो जब तक आपने घर पे वो चीज खुद से नहीं पढ़ी होगी, आप धीरे धीरे स्लिप होने लगेगी दिमाग से। तो रूल नंबर 1 रेगुलर रहना है, रूल नंबर 2 टाइम पे आना है, क्योंकि बीच में कुछ छूट जाएगा, छूट गया है तो अगली क्लास से पहले वीडियो देख के रखना है। आपका वीडियो जो अपलोडेड होते हैं वो मोस्टली एक डेडलाइन के साथ ही होंगे, तो वो एक्सपायर हो जाएगा एक टाइम के बाद। एंड रूल नंबर 3 रिवीजन करना है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा पार्ट है, इतना करते रहो हो जाएगा। चलिए, सो इस क्वेश्चन में आपको बोला एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया, अलग अलग चार्जेस है जो मैंने डायग्राम में बनाए, और इन स्क्वायर की जो डायगोनल है उस डायगोनल पर एक चार्ज, उसको मैं ओ बोल रहा हूं, ओ पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। बोला है कि इस 1 माइक्रोकूलम के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड आउट कीजिए। ऐसा ही है क्वेश्चन। सबने रीड किया अच्छे से डायग्राम। अब जैसा हमारा रूल होता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम हम करते हैं डायग्राम में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना। वो सही किया तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डायग्राम में फोर्सेस रिप्रेजेंट की थी, इधर भी फोर्सेस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 1 बाय 1 मैं दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। दो के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, 10 सेकेंड्स का, दो के लिए आप खुद करेंगे तो आपको पता लगे फोर्सेस रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। अभी तक मैंने जो डायग्राम में बताई है वही रूल लगाना है। अब देखो, अगर हमको इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो ये चार्ज किस किस चार्ज ऑडिबल? सो ए पर रखा है वो भी कुछ फोर्स लगाएगा, जो चार्ज बी पे रखा है वो भी कुछ फोर्स लगाएगा। सेम गोज फॉर सी एंड डी। तो अगर ए पर चार्ज पॉजिटिव, ओ पर 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा। तो इसकी वजह से ये चार्ज क्या इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, और नेमिंग क्या होगी? फोर्स ऑन चार्ज ओ ड्यू टू चार्ज ए, एफ ओ ए। समझ में आया ये वाला पार्ट? कश्वी आपको आया? मैं बता देता हूं अगेन, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम है, दोनों ही पॉजिटिव है तो फोर्स तो रिपल्शन का होगा ना। अब फोर्स अगर रिपल्शन का है तो ये वाला चार्ज क्या अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? तो वो तो हमने क्लियर कर दिया, लाइक है तो रिपेल करेगा, पर किस तरफ? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अट्रैक्ट करता तो मैं ये एरो ऊपर की तरफ बना देता, रिपेल किया तो ये एरो मैंने बाहर की तरफ बना दिया। ऑलराइट, गुड। चलिए अब बात बी की करते हैं। बी की वजह से ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो रिपल्शन का होगा या अट्रैक्शन का? तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। एंड अट्रैक्टिव होगा तो फोर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा होगा, तो एरो ऊपर की तरफ आया उस चार्ज की तरफ। क्या सबको ये क्लियर? नेमिंग, नेम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा फोर्स एफ ओ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, एफ ओ बी।
चलिए 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, बाकी दो फोर्सेस बताओ, अपनी कॉपी में बनाओ और फिर चेक करना मेरे फोर्सेस से सही है या नहीं। भीष्म, ईशानी, यहाँ तक क्लियर है आपको? गुड। तनुष, दीप, आनंदिता, रोहित लेट ज्वाइन किया है, एशा आपने भी लेट ज्वाइन किया है, ट्राई कीजिए प्लीज, लेट ज्वाइन मत करो अदरवाइज दिक्कत आएगा। तो क्लासेस में ये वीडियो रिकॉर्डिंग में करवा दूंगा अपलोड, प्लीज देखना आगे का पार्ट। ओके रोहित, पर अब नेक्स्ट क्लास से पहले देख के आना है, देखो आगे का पार्ट। चलेगा F5 मतलब वो 5 फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1 ऐसा लेते हैं। Am I audible? Alright. So टिया वो उनका रिप्रेजेंटेशन वो अलग है, आप ऐसा करोगे तो चल जाएगा। चलिए सो मैं बना रहा हूं मेरे, चेक कीजिएगा आपके आ रहे वैसे या नहीं। अगर मैं सी पे रखे हुए चार्ज की बात करूं तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो भाई इसका फोर्स तो कैसा होगा, रिपल्शन का, तो ये हो जाएगा एफ ओ सी। क्या ये सही था आपका? गुड। अब क्या होता है, स्टूडेंट गो विद द फ्लो हो जाता है, मतलब फ्लो के साथ चलने लगता है, यार एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई, तीसरी, तो चौथी भी इधर बना देगा। ऐसा जिसने किया हो नहीं नहीं करना है। से देखोगे तो यहां पर अब जो चार्ज है वो पॉजिटिव और यहां का +5 है, माइनस नहीं है, तो ये वाला फोर्स भी रिपल्सिव होगा, इस तरफ होगा, तो आपका एफ ओडी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ओबी है। कितनों का आया? जस्ट गिव मी थम्स अप। गुड गुड। अगर ये आप कर पा रहे हो मतलब आपको फोर्सेस रिप्रेजेंट करना आ गए हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है स्टूडेंट के लिए बहुत बार साल भर में, कि ये ही नहीं समझ आ रहा है फोर्सेस दिखाने की तरह। अगर आपने सीख लिया है मतलब आप एक लेवल आगे हो। गुड। अब बात करनी कि भाई नेट फोर्स ओ पे लग कितना रहा होगा, तो अभी रूल वही रखूंगा, हर फोर्स का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखते हैं सबसे पहले, भूल जाते सब कुछ। 4 फोर्सेस है, चारों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखो। 2 का मैं लिखवा रहा हूं फटाफट, 2 का तुम लिखोगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एफ ओ ए। एफ ओ ए किधर दिखता है भाई, ओ और ए, ये वाला फोर्स है और इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है। अब फोर्स निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट पता होना चाहिए चार्जेस का, Q1 Q2 जो कि गिवन है 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, बट इनके बीच का डिस्टेंस भी तो गिवन होना चाहिए। क्या डायरेक्टली दिया है? नो। क्या निकाला जा सकता है? यस। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ने सिखाया है कि अगर आपका एक साइड ए हो तो जो डायगोनल होता है वो √2a हो जाता है, √2 टाइम्स। करा कुछ नहीं है मैंने, पाइथागोरस ही लगाई है, √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही होता है ना आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आपका जो पूरे का लेंथ आएगा वो कितना आएगा,
√2 10। अगर साइड 10 थी तो डायगोनल का लेंथ कितना हो गया? √2 टाइम्स। बट क्या मुझे पूरा डायगोनल का लेंथ चाहिए? नहीं, मुझे तो आधा चाहिए, हाफ। तो इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि पूरा का पूरा लेंथ AC अगर √2 10 था या 10√2 था तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो मैं पहले से डिफाइन कर देता हूं यहां पर कि जो डिस्टेंस OA है वो OB के बराबर ही है, OC के बराबर है, OD के बराबर है, और ये सब किसके बराबर है? 5√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इस डिस्टेंस की जरूरत तो पड़ेगी। अब FOA का मैग्नीट्यूड क्या है? तो फॉर्मूला कहता है KC Q1 Q2 बाय R²। तो KC को KC ही रखते हैं अभी हाल के लिए। Q1 का वैल्यू कितना है? यहां पर Q1 में इसको ले लेता हूं तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम के लिए, मतलब -6 लगाएंगे। दूसरा चार्ज कौन सा है? 2 × 10⁻⁻⁶, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5√2। बट सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या से कोई एग्री कर रहा है? सबको क्लियर है? KC Q1 Q2 बाय R²। अब FOA किस डायरेक्शन में जा रहा है? O से C की तरफ। तो पीछे क्या लिख दूंगा? OC कैप। तो इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया? इस पूरे मैग्नीट्यूड को बता दिया FOC कैप। तो अब इसकी जगह अगर मुझे F लिखना होगा तो मैं पहले F ही लिख दूंगा। ये क्लियर है सभी को जो मैंने लिखा? चलिए फटाफट दूसरे का भी लिख सकते हैं। अब FOB वेक्टर, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, ये रहा FOB, ये वाला। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा? KC, पहला चार्ज 1 × 10⁻⁻⁶, दूसरा -5 × 10⁻⁶। माइनस लेंगे? नहीं, माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है, और डिस्टेंस तो वही है जो था पहले भी, 5√2 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड उससे अलग होगा। डायरेक्शन वाइज ये फोर्स O से B की तरफ जा रहा है तो पीछे लिख दिया OB कैप। तो इस मैग्नीट्यूड को बोल दिया F' OB कैप, ऊपर वाले से अलग है। क्लियर? चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट चलेगा, 2 मिनट ज्यादा, 1 मिनट। दूसरे दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखो और फिर चेक करना मेरे लिखे हुए से। स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा, चीटिंग नो चीटिंग। सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो फिर चेक करना। जिसका हो जाए वो इस वाले पार्ट को देखना। अच्छा, जिस किसी ने भी FOC का डायरेक्शन लिखा होगा तो आपके दिमाग में आएगा सर OC वेक्टर तो O से A की तरफ लग रहा है, तो आपने OA कैप क्यों नहीं लिखा? आप में से लिखा भी होगा OA कैप, आप लिख भी सकते हो OA कैप में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बोलूं
कि OA कैप जस्ट OC कैप से उल्टा है, तो क्या OA कैप की जगह माइनस OC कैप लिखने से आप बुरा मानोगे? नहीं मानना चाहिए। रीजन थोड़ी देर में आपको पता लगेगा, पर लिखा जा सकता है। अगर OA कैप इस डायरेक्शन में था तो OC कैप उससे जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, तो मैंने OA कैप को लिखने की बजाय माइनस OC कैप लिखा, बिकॉज ऊपर OC आ चुका है। अब ध्यान से देखो, तो FOA और FOC का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, FF, बट डायरेक्शंस अपोजिट है। फायदा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं इनको ऐड करने जाऊंगा। तो अब लिखते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पूरा लिखना है, POS लिख के मत छोड़ देना। नेट फोर्स जो O पे लग रहा है, वो नेट फोर्स O पे किसके बराबर होगा? तो वेक्टर सम होगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस FOD इनके। अब आप देखो, तो FOA का वैल्यू क्या था? FOC कैप। FOB का वैल्यू कितना था? F डैश OB कैप। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा और कुछ नहीं। FOC का वैल्यू कितना है? वापस से F बट माइनस OC कैप, और FOD का वैल्यू F डैश OB कैप। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से? और बाकी जो दो बचे हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड दोनों का F डैश डायरेक्शन भी OB कैप, तो क्या ट्वाइस कर सकता हूं? 2 टाइम्स F डैश OB कैप, खत्म। अब क्या करना है? F डैश का वैल्यू कुछ तो था ना यहां से, तो ये F डैश का वैल्यू रख दो यहां पे 2। F डैश का वैल्यू क्या था? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 1 into 10 raised to the power minus 6, 5 into 10 raised to the power minus 6 divided by 5 root 2 into 10 raised to the power minus 2 whole square। ये तो आपका आ गया F डैश OB कैप। हमेशा पावर्स को एक साथ सॉल्व कर लिया करो, सो दैट वो कैंसिल आउट हो रही हो तो हो जाए, और नंबर्स को एक साथ। तो ये सब सॉल्व करने पर आपका ये 9 वैल्यू बचेगा बस। तो ये आ जाएगा आपका 18 OB कैप। नेट फोर्स जो O पे लग रहा है वो आएगा 18 OB कैप। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करिएगा। किसी को फिजिक्स में डाउट है? स्टेप्स क्लियर है सभी? सब में मैं एक ही चीज करता हूं, मैं पहले रूल नंबर 1 मैं डायग्राम में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करूंगा। रूल नंबर 2, जब मुझे पता लग जाएगी जितनी भी फोर्सेस है तो सबके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस लिख लूंगा। रूल नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ले जाके रख दूं। सब में यही करना है मोस्टली। क्लियर सभी को? बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करना, इसी लॉजिक पर है। सब सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व है आपके, तो वहां से भी हेल्प मिलेगी, पर पहले खुद का लॉजिक लगाना। ना आए तो मुझसे पूछना, मैं सिखा दूंगा, पर मैं चाहता हूं खुद से भी सॉल्व करो क्वेश्चंस। यस वरुण। सर वेक्टर रिजोल्यूशन से भी कर सकते हैं ना? क्या चीज? मतलब हम जो डायरेक्शन दे रहे हो वेक्टर रिजोल्यूशन से आई कैप और जे कैप में भी दे सकते हैं? दे सकते। अगर आपको दिख रहा है कि वो आई कैप जे कैप में है, जा रहा है, तो आप वैसे दे दो। डायरेक्शन मतलब कैसे भी दी जा सकती है, बस पता लगना चाहिए कि वो सही है। तो दोनों वो मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना? कुछ भी। अब यहाँ पे देख तू, कोई भी वेक्टर ना प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है ना प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग है। इस वजह से आई कैप जे कैप एलिमिनेट हो जाती है यार, वो समझ में ही नहीं आएगा यहाँ पे किसी को। इसलिए रूल सिंपल रखा, जिस लाइन के अलोंग है उसी का कैप बना दो। बट वरना फिर इन केस एंगल्स में ज्यादा जाना पड़ेगा। किसी जैसे कि यहाँ पे अगर तू बोलता कि सर ये
अगर मैं इसको पॉजिटिव z मान x मान रहा हूं तो ये नेगेटिव x हो जाएगी, तो इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप रखा जा सकता है, इसका डायरेक्शन प्लस आई कैप रखा जा सकता है, पर फिर इस केस में आई कैप जे कैप नहीं दे पाओ, तो एक का आई कैप रखो और एक का बोलो इनको ए से रिजॉल्व सी की करना तरफ, पड़े सर। तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है। समझ में आया? ओके चलिए, सो बाकी के न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा। अभी हाल में आपको सेशन 1.3 स्टार्ट करवा रहा हूं, विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। आपने अभी तक जो पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक फोर्स। याद करो पहली क्लास में आपको चार्ज का डेफिनेशन दिया गया था। एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स? लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फोर्स के बारे में आपने डिटेलिंग अभी हाल पढ़ लिया है कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये सभी चीजें आपने फोर्स के बारे में सीखी। अब यही सब चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सीखनी है। बट जितना इजी फोर्स सुनकर एक किक आता था, एक फीलिंग आता था, यार फोर्स तो पता है धक्का ही तो मार रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, फील्ड सुनकर नहीं आता है, क्योंकि फील्ड हमारी डे टू डे वाली लैंग्वेज नहीं है जो हमारे घर पे या फिर हम कोई यूज कर रहा हो। तो पहले मैं आपको वो फीलिंग दूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, विच हेल्प्स यू टू रिमेंबर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये क्लियर हो जाता है तो मैं आपको उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा कि ये तो पता लग गया, फीलिंग तो आ गया कि फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पर निकाले कैसे, कैलकुलेट कैसे करे, कोई तो फॉर्मूला होगा जो बनाया गया होगा निकालने के लिए, उस पर लेके जाऊंगा। फिर फील्ड के बारे में अलग अलग चीजें बताऊंगा, और टाइम मिला तो आज की क्लास, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसका भी माइंड मैप बनवाऊंगा कि कितनी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको याद रखनी चाहिए, और अगर 1-2 मिनट में बोलूं रिवाइज करने को तो कैसे करोगे। तो आप सभी का फोकस यहां होना चाहिए। जिनके वीडियोस ऑन है उनका मुझे पता है फोकस इधर आ जाएगा, जिनके ऑफ है अगर ऑन कर सकते हो कर लो, अगर ऑफ ही रखोगे तो मुझे यही लगता है कि भाई पीछे अब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया प्लीज। सो फोकस पूरा इधर होना चाहिए। तो सेशन का नाम है सेशन 1.3, और क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड जो वर्ड है वो आपकी लाइफ में पहली बार तो नहीं आया है। 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ाए गए थे। बताया गया था कि हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। और जब कभी इसी मैग्नेट के पास आप मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, आयरन फिलिंग्स या फिर दूसरा मैग्नेट लेके आते हो तो वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ये तो क्लियर है ना कि जब कभी भी इस मैग्नेट के नजदीक दूसरा मैग्नेट या आयरन का ऑब्जेक्ट लाओगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने डिफाइन किया कि हर मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होगा, एक स्पेसिफिक रीजन, जिस रीजन के अंदर अगर वो मेटालिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेट आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो उस रीजन को इस मैग्नेट का क्या बोल दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफाइन कैसे करा गया? इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, it is the region around the magnet within which its influence can be experienced। एक रीजन जो मैग्नेट के अराउंड होगा, उस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट या मेटालिक ऑब्जेक्ट आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी रीजन को हमने नाम दे दिया मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर सभी को?
फिर आया 10th स्टैंडर्ड में, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके हम 11th में आ गए, अफसोस हुआ पर आ गए। फिर 11th में हमने चैप्टर 8 में जब कदम लिया तो आया ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बताया गया कि ये अर्थ जो है हमारी, इसमें भी ऐसा फील्ड होता है, अगर ये पेन को मैं छोड़ दूं तो ये तो अर्थ की तरफ चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ की कुछ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये बताया गया कि अर्थ के अराउंड भी एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के अंदर अगर मीटेरॉइड्स या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट आते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, उस पर फोर्स लगाती है और उसे अट्रैक्ट करती है। तो वो रीजन अर्थ के अराउंड क्या हो गया? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डिफाइन करने का तरीका सेम रखा, इट इज द रीजन, it is the region around the earth within which its influence can be experienced। ये हो गया उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर आपको ये थोड़ा फीलिंग आया तो हमने चार्ज के लिए कुछ अलग नहीं किया, हमने चार्ज के लिए वही किया कि यही चीज तो चार्ज के साथ भी हो रही है। एक चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स, मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। तो वो रीजन जो चार्ज के अराउंड होता है, वही रीजन उस चार्ज का क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लिख के रखो, कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको हमेशा हेल्प करेगी विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई समझ तो आना चाहिए ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, it is the region around the charge within which its influence can be experienced. It is the region around the charge within which its influence can be experienced. क्या यहां तक मेरी कही हुई बात में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक? अब समझो, ये जो डेफिनेशन मैंने दिया है, ये ऐसा डेफिनेशन दिया है जिसके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी कलीग को, किसी को भी बताएंगे, वो समझ जाएगा। यार इजी तो है, एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर वो इधर हो इधर हो इधर हो, तो नाम दे दिया उस रीजन को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। बट अब मैं आपको दूंगा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कि इसको निकाला कैसे जाए, और एग्जाम में वही लिखना है। ये जो मैंने अभी लिखवाया वो तो इमेजिन करने के लिए, फीलिंग के लिए था। लिखना वही है जो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है एग्जाम में। चलो, तो अब इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते। थोड़ी डेप्थ वाली, डीप वाली चीजें भी बताऊंगा, फोकस इधर रखना, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको एक मैग्नेट के आसपास के इस रीजन, ये रीजन देख पाते हो आपकी नेकेड आई से? नो। क्या अर्थ के अराउंड वो रीजन देख पा रहे हो? नो। क्या चार्ज के अराउंड देख पाओगे? नो। तो आप अगर उसको देख ही नहीं सकते तो आप फील्ड निकालोगे कैसे? प्रॉब्लम तो ये है, फील्ड दिखती थोड़ी ना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहां फील्ड है और यहां फील्ड नहीं है? मतलब इस चार्ज की यहां फील्ड है और यहां नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? तो हमने इसका तरीका निकाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या, यस वरुण वांट्स टू से समथिंग? नहीं सर, आपने पूछा ना कि कैसे निकाला, तो तरीका बताऊं या फिर आप हाँ तो बताएं? बताओ। हाँ नहीं नहीं, तो बता हम सकता, तू भी शेयर कर सकता है। नहीं, हमने 10th में जनरली क्या किया था कि हमने ना आयरन फिलिंग्स को लेकर आए थे एक मैग्नेट के पास। ठीक है, स्प्रिंकल कर दिया था रैंडमली। जहां तक उसके
मतलब जहां तक उसका पोजीशन चेंज हुआ था वहां तक हमने कहा था कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है। वेरी गुड, ऐसा। वेरी गुड। उसको भी मैं इधर कनेक्ट करके बताऊंगा। तो अभी हाल के लिए पॉइंट ये है कि फील्ड हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। वो फीलिंग किस फॉर्म में होगी? फोर्स के फॉर्म में। जब कभी भी ऑब्जेक्ट इस रीजन के अंदर जाता है वो एक्सपीरियंस क्या करता है? फोर्स। तो बोला गया कि भाई अगर इस चार्ज की फील्ड आर डिस्टेंस पर निकालनी हो तो वो फील्ड किसके बराबर होनी चाहिए? फोर्स के बराबर। क्योंकि जब मैं एक चार्ज को यहां पे लेके आता हूं वो चार्ज एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? फोर्स। तो फोर्स वो मैथमेटिकल टूल हो गया क्या निकालने का? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें एक प्रॉब्लम है। हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा वो कहता है केसी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स के फॉर्मूले में तो ये चार्ज भी आ रहा है। अब यहां से थोड़ी डीप वाली बातें स्टार्ट होगी, वो ध्यान देना। अगर ये चार्ज ये दावा करता है कि इस पॉइंट पर मेरी फील्ड है, ध्यान से सुनना, वो ये क्लेम कर रहा है कि इस पॉइंट पर मेरी फील्ड है, तो क्या वो फील्ड इसके आने पर डिपेंड करनी चाहिए कि ये चार्ज यहां पर होगा तो इसकी फील्ड है, ये चार्ज नहीं होगा तो फील्ड नहीं है? क्या ऐसा होना चाहिए? नो। ये तो एक्सपीरियंस कर रहा था। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस पॉइंट से फील्ड गायब हो गई। फील्ड तो अभी भी है, बस वहां पे कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है। तो एक चीज यहां से मैं समझाऊं कि ये जो फील्ड होती है चार्ज की वो क्या किसी दूसरे चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए? आंसर है नो, नहीं करनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। अब तो मानना ही पड़ेगा, हमारे सपने ही चल रहे हैं कि कब हम क्लास में पढ़ेंगे, पर मान लेते हैं कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। एक रूम है जिस रूम में 20 बेंचेस है एंड 10 आर फिल्ड। 10 पर स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं वो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो उन 10 बच्चों को तो मेरी आवाज आ रही है, वो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे, वो समझ पा रहे, तो उन पर तो मेरा इन्फ्लुएंस है। बट क्या वो 10 बेंचेस जो खाली है उन पर मेरा इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या मेरा इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? यस, ओके, गुड। यश, क्या उन 10 बेंचेस पे मेरा इन्फ्लुएंस है या नहीं? विश्वा, गुड। अरे है, यस। किसी को लाके बिठा दो, वो भी सीख लेगा। तो बेसिकली मेरा इन्फ्लुएंस तो उन खाली बेंचेस पर भी है, बस क्योंकि वहां पे कोई बैठा नहीं है इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। बैठा दोगे तो वो भी सीख जाएगा। वैसा ही ये चार्ज यहां पर हो या ना हो, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस तो यहां पर होगा ही होगा। वही चीज मैंने आपको बताई कि क्लास में वो 10 बच्चे पर तो मेरा इन्फ्लुएंस है ही, साथ साथ में वो 10 बेंचेस खाली जो है वहां पर भी मेरा इन्फ्लुएंस तो है। किसी फ्रेंड को लाके बिठा दोगे उसका भी भला हो जाएगा। तो मेरा इन्फ्लुएंस क्या आप पे डिपेंड किया कि आप बैठोगे तो इन्फ्लुएंस आएगा? नो, मेरा इन्फ्लुएंस तो क्लास, पूरी क्लास में है। अब आप अंदर आओगे तो आप उस इन्फ्लुएंस में आके कुछ सीख जाओगे। अगर आप बाहर ही बैठे रहोगे कुछ नहीं होना। जैसे कि सिंपल सी चीज है, अगर आप क्लास में हो, मेरा आप पे इन्फ्लुएंस है तो मैं आपको उठा के कहीं भी बिठा सकता हूँ। चलो यहाँ से तुम इसके साथ बात कर रहे हो, यहाँ से उठ के वहां पे बैठो। वो एक एंग्री ओल्ड टीचर की तरफ, नहीं यहाँ से यहाँ बैठो, चलो चलो जाओ वहां पे बैठो, बहुत बात हो गई। मैं आपको बोलूंगा किसी और को कि यहाँ पर आओ पोडियम के पास या फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आओ, बताओ, आपको माननी पड़ेगी, इतनी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी क्लास में आपको मेरी। बट ये सब चीजें क्या मेरी बाजू वाली क्लास में चलेगी? कोई और टीचर बाजू वाली क्लास में पढ़ा रहा है, वहां मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, उस क्लास में उस टीचर का इन्फ्लुएंस होगा, तो मैं कुछ भी बोलूंगा वो क्यों सुनेगा? या इन शॉर्ट आपकी बात कर लो, अगर रोड पे आप मुझसे मिले आके और मैं आपसे बोलूं नहीं
इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। क्या आप इतनी बात सुनोगे मेरी? सुन भी ली थोड़ी बहुत, पर रोबोट की तरह मैं कंट्रोल थोड़ी ना कर सकता रोड पे भाई। इंस्टीट्यूट के बाद ठीक है एक रिलेशन है, बट कोई भी चीज मैं बोलूँ उस गड्ढे में कूद जा, मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो मतलब मेरा इन्फ्लुएंस वहां पे खत्म हो जाता है। बट क्लासरूम के अंदर है, जो मैं बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी टेरिटरी है। तो बेसिकली मैं आपको इन सभी चीजों से एक ही चीज समझाना चाहता हूं, एक चार्ज की फील्ड किसी और दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। बट अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का मैथमेटिकल टूल सिर्फ फोर्स ही है, तो फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो हमने तरीका क्या बनाया, जिस चार्ज को हम लेके आए हैं, सपोज करो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, जिसको हमने नाम दिया सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज की फील्ड आर डिस्टेंस पर मैं निकालना चाहता हूं। बट फील्ड दिखती तो है नहीं, सिर्फ फील की जा सकती है, और वो फील कौन करेगा? कोई दूसरा चार्ज। तो हर लैब में जब एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो बदनाम कौन होता है? लैब रैट्स। चूहे होते हैं ना लैब रैट्स, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कोविड की वैक्सीन भी पहले लगा के इनको दी गई होगी, फिर लोगों के पास आई होगी। तो रैट्स मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते ना, ये बकरा है, फंस गया। वो मिर्ची बकरा जो चल रहा होता है, वो मिर्ची मुर्गा होता है, वैसे वहां पे मुर्गा चल रहा है, यहाँ पे बकरा मान लेते। तो उस टाइप का एक बकरा फिजिक्स में फिक्स होता है, उसका नाम क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने एक चार्ज क्यू नॉट को यहां पे लाके बिठा दिया। ये क्यू नॉट क्या है? इसने अपना नाम शुरू से क्या रखा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बाय डिफॉल्ट इसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आप इसके साइन को चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी किसी के भी करो, ये टेस्ट चार्ज का साइन चेंज नहीं हो सकता। तो ये हो गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारा वो बकरा है जिसको मैंने उस पॉइंट पे लाके रखा जिस पॉइंट पे मेरे को सोर्स चार्ज की क्या निकालनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर आकर मेरा ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस क्या कर रहा हुआ? फोर्स। बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया? क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने? क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहां पे क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्यू नॉट तो गायब हो जाएगा ना। तो अब जो मेरा वैल्यू बचेगा, वो वैल्यू में कहीं पर भी टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा होगा। तो जो बचा हुआ वैल्यू होगा वो इस चार्ज का इस पॉइंट पर फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डेफिनेशन जो मैं बोलूंगा वो यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यस यश। सर ये फिर से समझाओ ना। हाँ बता रहा हूं। सो बेसिकली मैंने कहानी स्टार्ट कहां से की कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका एक ही हो सकता है। व्हाट इज द मैथमेटिकल टूल? फोर्स। क्योंकि जब उस रीजन में कोई भी आता है वो एक्सपीरियंस क्या करता है? फोर्स। तो मैंने बोला ई का वैल्यू एफ के बराबर है। बट ये कहना सही नहीं था, क्योंकि अगर सिर्फ एफ के बराबर होता तो एफ में एक नहीं दूसरा चार्ज भी आता है। बट अभी मैंने बताया यश कि दूसरे चार्ज पर इसका फील्ड डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसका फील्ड इंडिपेंडेंट होगा किसी और। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसके पास पैदा होते से आई थी, किसी और की वजह से थोड़ी ना होनी चाहिए। तो इसका इंफ्लुएंस हटाने के लिए फोर्स को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? क्यू नॉट से। सो दैट अगर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकालता तो ये आता, अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो मेरा सोर्स चार्ज का फील्ड होगा एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। क्लियर है यश? ओके गुड। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन यही होगा, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अलग अलग तरीके होते हैं डिफाइन करने के,
इसमें से एक तरीका ये, और जब भी आप ये डिफाइन करते हो तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिख के आना ही है। क्लियर है? अब एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर ऐसा लिख दिया है, आपके नोट्स में लिख के दिया होगा। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है? यहां पर क्यों इसको ऐसा भी लिखे तो रॉन्ग नहीं है, और एक्चुअल में लिखा तो ऐसे ही जाता है, बट हम हर बार ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखते। बट इस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ओवर हियर? अगर आपको ये मीनिंग समझ आ गया, मतलब आपको चैप्टर जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप पढ़ रहे हो उसका आइडिया लग जाएगा, ये याद आ जाएगा। कौन सी ब्रांच चैप्टर 1 और 2 में पढ़ी जा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस अमय? सर उसका प्रेजेंट मायने नहीं रखता, तो मतलब वो हमने क्या बोल दिया? सर मतलब वो 10 to 0 है, मतलब हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। गुड। इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? कि ये क्यू नॉट बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। यस वरुण? सर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाय क्यू नॉट का मतलब ये है कि अगर क्यू नॉट की वैल्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू 0, मतलब 0 के बहुत पास जा रही है, तो जो एफ डैश बाय क्यू नॉट है उसकी वैल्यू ई के पास जा रही है, ऐसा। नहीं, इसको ऐसे मत समझ, ऐसे मत समझ, मैं समझाता हूं। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जो बकरा में लेके आया हूं मेरा लैब रेट, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। रीजन क्या है? अगर ये चार्ज बड़ा होता तो क्या इसका ऐसा कोई रीजन नहीं होता? अगर इसका भी ऐसा कोई रीजन होता तो उस रीजन के अंदर मेरा सोर्स चार्ज आ जाता, और अगर उस रीजन के अंदर सोर्स चार्ज आ जाता तो वो तो फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव कर देता। क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे इस चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं, सोर्स चार्ज को? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है चार्जेस की स्टडी जब हम रेस्ट पे करें। अब आप समझो कि मैं सोर्स चार्ज की फील्ड आर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूं, और वो निकालने के लिए जिस बकरे को लेके आया उसने इसको ही धक्का मार के हिला दिया, तो आर चेंज हो गया। बेसिकली मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया। इसलिए जब मैंने ये डिफाइन किया तो मैंने ये पहले से बता दिया कि जिस क्यू नॉट, जिस टेस्ट चार्ज को, जिस लैब रैट को मैं लेकर आया हूं, उसका चार्ज का वैल्यू इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल, सो दैट मेरा सोर्स चार्ज डिस्टर्ब ना हो, वहां से उसकी फील्ड डिस्टर्ब ना हो। ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, जो आपको नोट्स में भी दिया होगा। वेरी गुड टिया। तो कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो आपको ये बताना आना चाहिए सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द सोर्स चार्ज, उसका वो डिस्टर्ब ना करे इन्फ्लुएंस। बट हर बार लिखूंगा ऐसे नहीं, लिखेंगे ऐसे ही, बट ऐसे लिखे तो आपको मीनिंग तो पता लगना चाहिए ना कि रीजन क्या है इसका। द्वारकेश डाउट है, आंसर देना था? ओके ओके, क्लियर है यहां तक ये चीज? अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो पहला यूनिट जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। इसके और भी यूनिट होते हैं, एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। बट आपको लगेगा सर ये वोल्ट पर मीटर कहां से आया? तो चैप्टर 2 में इसका डेरिवेशन करवाऊंगा मैं एक, वहां से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट। तो अभी के लिए याद रख सकते हो सिर्फ कि वोल्ट पर मीटर होता है, बट कैसे आया उसके लिए एक फॉर्मूला मुझे चैप्टर 2.1 में आपको डिराइव करवाना पड़ेगा, तब आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो अभी उन्होंने लिख के दिया होगा नोट्स में, बट
धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही नहीं और भी फॉर्मूलेज आएंगे, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि यूनिट भी दूसरे हो सकते हैं। बट अभी पूरे चैप्टर में फील्ड का यूनिट क्या यूज करोगे? न्यूटन पर कूलम। अगली 2 4 5 क्लास तक मैं पूछता रहूंगा, याद होना चाहिए न्यूटन पर कूलम इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट चीज जो होती है वो क्या होता है? इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो अगर फोर्स उसके फॉर्मूले में आ रहा है तो फोर्स तो पैदा ही वेक्टर हुआ था। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है, सर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा? कैन एनीवन हेल्प मी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? यस वरुण। same as the force वेरी गुड। अरे भाई अगर direction of the फोर्स की force. वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना है तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा इसके ऊपर वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। तो इधर देखो मेरे डायग्राम में, अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, देखो सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कौन चेंज नहीं होगा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पैदा ही पॉजिटिव हुआ था, उसको तो मैं सिर्फ मेरी हेल्प के लिए लेके आया हूं, मेरा एक अजम्पशन है, मेरी एक इमेजिनेशन है। तो अगर ये भी पॉजिटिव तो क्या फोर्स इस तरफ लगेगा? और न्यूमेरिकल में यही कर रहे थे हम। ये टेस्ट चार्ज फोर्स राइट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा रिपल्शन का, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सोर्स चार्ज से दूर जा रही है? अगर फोर्स दूर लग रहा है तो क्या फील्ड भी दूर जा रही है? तो क्या टर्म यूज की जाती है एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? इट इज रेडियली आउटवर्ड्स और नॉर्मली आउटवर्ड्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज, तो आपको बताना आना चाहिए इट इज रेडियली आउटवर्ड्स या नॉर्मली आउटवर्ड्स, या सिंपल सरल शब्दों में बोलूं अवे फ्रॉम द चार्ज। ये भी एक तरीका है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है? अवे फ्रॉम द चार्ज, उससे दूर, क्योंकि उस वक्त जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है टेस्ट चार्ज वो दूर कर रहा होता है। क्या यही गेस नेगेटिव के लिए कोई मार सकता है कि भाई नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आओ, तो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो टुवर्ड्स दी चार्ज करेगा। तो एक नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली इनवर्ड्स। वेरी गुड ईशानी, या नॉर्मली इनवर्ड्स या टुवर्ड्स दी चार्ज। तो एक मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में ये बनाने को आती फील्ड कि अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज की फील्ड बनानी हो तो कैसे बनाओगे? उससे दूर जाते हुए। आगे ना देखो, रेडियली आउटवर्ड्स, नॉर्मली। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब ऐसे टेंजेंट वेंजेंट नहीं बनाना है, चार्ज से ऐसे 90 डिग्री पे निकलते हुए दिखाना है। तो रेडियली आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स या अवे फ्रॉम दी चार्ज, ये पॉजिटिव की होगी। और अगर एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड बनाओगे तो वो हमेशा उसके टूवर्ड्स आ रही होगी। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है ये वाला पार्ट? अब ऐसा करो, हमारे पास 7 मिनट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास का गाइडेंस दे देता हूं। एक खाली पेज निकालो जिस पर मैं आपको ये माइंड मैप की चीजें बता सकूं, जहां पर आपने फोर्स कूलम्स लॉ वाला बनाया हो, उसके बाद में ये वाला भी हो। और भी चीजें फील्ड से रिलेटेड जो मैं बताऊंगा, पर आज नहीं, अगली क्लास तक आते आते। पर अगर आपने ये पार्ट रिवाइज करके नहीं आया, आपको समझ नहीं आएगा, आपको अपने नोट्स का पॉइंट नंबर 1, 5, 6 तो पढ़ के आना चाहिए। फिर बाकी जब चीजें मैं बताऊंगा तो वो कोरिलेट हो जाएगी।
तो सबसे पहले सेंटर में लिखो, ये पेज नेक्स्ट क्लास में भी रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन बताया गया है वो डेफिनेशन यहां आना चाहिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड देन उसके बाद वो एक्सप्रेशन। तो यहां पर आ जाएगा आपका डेफिनेशन। अभी हाल के लिए जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। दूसरा, फिर आता है डेफिनेशन के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमें वरुण ने बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी एज पर द फॉर्मूला। तो यहां पे लिख दूंगा मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the force on टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो उस बेसिस पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या निकल गया है आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज is radially outwards and electric field due to negative source charge is radially inwards। बाजू में डायग्राम भी बना रहा हूं, अगर चार्ज पॉजिटिव लूंगा तो फील्ड बाहर की तरफ दिखा दूंगा। ये सब चीजें आपको बहुत वन मार्कर, एप्लीकेशन बेस्ड सब जगह हेल्प करेगी। चार्ज नेगेटिव होगी तो टूवर्ड्स द चार्ज फील्ड लाइंस। यहां पर जब आप वो लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब एक चार्ज की फील्ड, ये तो जनरल फॉर्मूला था, अगर फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और चार्ज को कैंसिल आउट करूं तो आ क्या रहा था, तो वो मेरा अगला हेडिंग बन जाएगा। यहां पे हेडिंग डालो, मैग्नीट्यूड स्लैश फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी थी, तो आप देखो यहां पर जब हम फोर्स का वैल्यू रखते हैं के सी क्यू बाय आर स्क्वायर और नीचे क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्यू नॉट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब न्यूमेरिकल में ये आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के सी क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज सोर्स चार्ज। अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मूलेस पे ही वो फैक्टर आएंगे।
फॉर्मूले में जो जो आ रहा है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 2 मिनट का टाइम प्लीज लीव मत करना, वो फैक्टर्स भी लिख लो साथ साथ में, फिर बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहां पर एडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर मेरा सोर्स चार्ज बड़ा हुआ तो उसकी फील्ड ज्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो, और छोटा हुआ तो कम होगी। तो बेसिकली पहले तो उस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, फॉर्मूले पे से ही जा रहा हूं, क्यू पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर नजदीक निकालोगे तो फील्ड स्ट्रांग होगी, और बहुत दूर चले जाओगे तो फील्ड वीक हो जाएगी। फॉर्मूला भी यही बताता है कि अगर आर कम हुआ तो फील्ड स्ट्रांग होगी, आर ज्यादा हुआ तो फील्ड वीक होगी, इनवर्सली रिलेट कर रहा है। दूसरा, ये केसी क्या है, मीडियम डिपेंडेंट, तो मीडियम चेंज होगा तो इफेक्ट भी चेंज होगा। तो मैं बोलूंगा केसी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, तो मैं बोलूंगा परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। आपके गिवन मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी वो भी डिसाइड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाने से वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है, तो साइन भी डिपेंड करेगा। ये एक एडिशनल पॉइंट है, साइन ऑफ सोर्स चार्ज। आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ आ रही होगी। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ये सब मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। अगली क्लास में मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड देन ये सेशन हो जाएगा खत्म और सिर्फ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। प्लीज ये पेज रीड करके आना, ये पेज ही इक्विवेलेंट है आपके पूरे सेशन से। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप पढ़ के आओगे, जिसको डाउट है वो रुक जाए।